दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो फिर से हाजिर हैं आपके लिए हम और आज हम बहुत अच्छे कुछ विषय लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो सबसे पहला विषय हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है भारत के लोगों की नागरिकता को लेकर, ठीक है? और वो क्या मामला है, क्यों की, क्या चीज़ें ऐसी रहीं, क्या विशेषताएँ हैं इन चीज़ों की और किस तरीके से ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जब कभी-कभी किसी की नागरिकता के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक बयान काफ़ी है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीज़ों को रखने के लिए। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले है कि सुप्रीम कोर्ट मतदाता सूची बनाम नागरिकता। ध्यान रखो, अभी एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट के पास कि दुनिया भर में अभी देश भर में सॉरी देश भर में क्या हो रहा है? एसआईआर की प्रक्रिया चालू है, ठीक है? और एसआईआर की प्रक्रिया चालू है तो एसआईआर में सबसे पहले क्या हो रहा है कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट माँगे जा रहे हैं और बहुत सी उसमें फॉर्मेलिटीज़ माँगी जा रही हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो कई लोगों ने ये कहा कि जिसकी मतदाता सूची में नाम नहीं है, वो भारत का नागरिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि साहब ऐसा नहीं है कि जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, वो भारत का नागरिक नहीं है। बात समझ में आ गई? भारत में वोट देने का अधिकार कब से लागू होता है? जब वो बालिग हो जाता है। बात समझ में आ रही? तो बालिग आदमी ही तो वोट देता है और अगर बालिग आदमी वोट नहीं दे रहा है, मान लो कोई वोट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो भारत का नागरिक ही नहीं है। इसी पे उन्होंने सख्त टिप्पणियां की हैं। इसके बारे में थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। नागरिकता के बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं, ठीक है? नागरिकता का ज़िक्र संविधान में कहाँ पर है? तो जितने भी हमारे जो आर्टिकल हैं, 5 से कितने? 5 से लेकर 11 तक। 5 में जितना आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ है कि देश में जितने भी राज्य हैं उनमें रहने वाले लोग जो हैं वो नागरिक होंगे भारत के, उसके विषय में बताया गया है। आर्टिकल 6 जो है वो पाकिस्तान से जो पाकिस्तान में जो भारत से प्रवास के दौरान जाते हैं लोग, ठीक है? आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत प्रवास करके आए व्यक्तियों की सूची बनाई जाती है। उस तरीके से उनकी नागरिकता का वो है। आर्टिकल 7 में प्रवर्तन जो पाकिस्तान से प्रवर्तन करके आए हैं उनकी सूची दी जाती है। आर्टिकल 9 में दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति यहां से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता भारत की स्वतः खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गई? आर्टिकल 9 हो गया। आर्टिकल 10 में भारत के नागरिकों के नागरिकता अधिकारों की निरंतरता का प्रावधान है, आर्टिकल 10 में है। आर्टिकल 11 संसद को ये वो देती है, ताकत देती है कि वो नागरिकता से रिलेटेड संविधान में या संसद में कोई कानून बना सकते हैं। जैसे 2019 में हमने सीएए बनाया, ठीक है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट किया, तो वो कहां से लिया गया था? वो आर्टिकल 11 से हमने क्या किया? पावर ली। फिर संसद को वो क्या मिला? अधिकार मिला। और आर्टिकल 11 के द्वारा जो सीएए है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें ये प्रावधान रखा कि जो हमारे नेबर में जो कंट्री हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पर जो माइनॉरिटी है, वो चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हों, उनको भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है। और वो कब तक है? तो 31 दिसंबर 2014 के समथिंग जो लोग भारत में आके बसे, उनको क्या दिया जाएगा? भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये सारी की सारी हमने आपको क्या समझा दी? आपको नागरिकता के विषय में पूरी एक ओवरऑल वो दे दी। अभी नागरिकता के विषय में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता का प्रश्न गंभीर कानूनी मामला है, जिसका निर्णय केवल कानून द्वारा अधिकृत प्राधिकरण ही कर सकता है, ना कि मतदाता सूची तैयार करने वाली प्रक्रिया। अब आप सोचो, इसमें क्या हुआ कि मान लो बीएलओ की गलती है, जो बीएलओ आते हैं ना हमारे यहाँ मतदाता सूची वगैरह बनाने के लिए, अपडेट देने के लिए, एसआईआर की प्रक्रिया भी बहुत बड़े स्तर पे जो करा रहे हैं, तो उनमें बीएलओ ही
मतलब सेंट्रल पैनल के रूप में काम करता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि बीएलओ ने मान लो आपकी मतदाता सूची में नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या आपका भारत की नागरिकता खत्म हो गई? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी पे क्लेरिफिकेशन दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बीएलओ के द्वारा मतदान देने का अधिकार और आपके नागरिकता अधिकार दोनों अलग-अलग चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लो मतदान नहीं दे पा रहा है या उसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत का नागरिक नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो क्यों महत्वपूर्ण है। मुख्य निर्णय क्या है कि मतदाता सूची बदलाव प्रशासनिक प्रक्रिया के हैं। ये नागरिकता निर्धारण के नहीं करते हैं, ठीक है। मतदाता सूची में अगर कोई बदलाव कर रहा है तो वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसका मतलब नागरिकता के निर्धारण से नहीं है। बीएलओ की भूमिका बूथ लेवल ऑफिसर विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के माध्यम से मतदाता की पात्रता की जांच करता है, ना कि मतदाता देने और लेने से बीएलओ का कोई मतलब नहीं। वो एक कानूनी प्रक्रिया है, ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। दोनों में जब कभी इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का यही काम होता है कि वो देश में इस तरीके की समय-समय पर क्या करता रहे, लोगों को जानकारी देता रहे, ठीक है? लोगों को क्या देता रहे? जानकारी देता रहे। अब देखो इसमें क्या होता है, अब आप समझने की कोशिश करो इसका 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 प्रावधान क्या है। जैसे इस प्रक्रिया नागरिकता के अधिकारों से कोई संबंध नहीं, ठीक है। मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की गलती से नागरिक खोने के समान समझ लिया जाता है, विशेषकर संवेदनशील राज्यों में जैसे बंगाल है, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, एसआईआर में कई लोगों के नाम नहीं है, तो उनको ये पैनिक है कि साहब हम, और ठप्पा भी लग जाता है कि अपना साबित करो कि आप नागरिक हो देश के, और जब आप साबित नहीं कर पाते हो तो एक थप्पा लगा दिया जाता है कि नहीं आप बांग्लादेशी हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में पैनिक की स्थिति तो होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि साहब ऐसी स्थिति में अगर आप इस तरीके से पैनिक में हैं, पैनिक मत रहिए। अगर किसी का मतदाता सूची में नाम नहीं, एसआईआर में नाम कटा, जैसा कि बवाल हुआ बहुत ज्यादा, 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं का नाम कटा एसआईआर की प्रक्रिया में, और उन्होंने कहा कि मैं, चूंकि वो प्रक्रिया कई लेयर में होती है, तो पहली लेयर में अगर 27 लाख कटे, दूसरी लेयर में कुछ और छन छन के आए, तीसरी लेयर में और छन छन के आए, इस तरीके से वो सारी की सारी प्रक्रियाएं कई राउंड में होती, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है अब जो पहली मान लो राउंड में नहीं आए, दूसरे राउंड में आ गए, इसका मतलब पहले राउंड में वो नागरिक नहीं थे, दूसरे राउंड में नागरिक हो गए। तो इसका मतलब सीधा है कि अगर आपका मतदाता सूची में नाम नहीं, तब ये नहीं कि आप देश के नागरिक, ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है। अब आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 बन, ठीक है, आर्टिकल 19 बन में। अब देखो क्या दिक्कत है, अब जैसे किसी का नाम हट गया, न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया उसको, ठीक है। अब कोई चीज, अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अब उसमें क्या है, कोई अगर मान लो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, अभी जैसे आज जंतर मंतर पे पूरा प्रोटेस्ट हुआ है ना, यहाँ से सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग थे, के जो समर्थक थे, वो लोग सब के सब जो नीट पेपर लीक हुआ, के जो समर्थक थे वो सब के सब कहाँ गए, वो जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ गए। अब उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा साहब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब वहां पर क्या कर दिया गया, वहां पर धारा 144 जो सीआरपीसी में थी, अभी उसको बीएनएसएस में क्या कर दिया, बीएनएसएस में 163 कर दिया। धारा 163 लगी हुई है वहां पर। अब धारा 163 का मतलब ये है, उन्होंने लगा दिया। टेक्टिस होते हैं, होता क्या है कि जैसे अब कोई चीज है प्रशासन के तौर पे सोचो आप, अब गर्दन दो धारी तलवार होती है, वहां से वो कह रहे हैं उन्हें रोको, अंदर से हुक्म आ रहा है कि रोको, बच्चे यहां तक नहीं आने चाहिए। यहां से बच्चे कह रहे हैं हम अंदर तक जाएंगे, बीच में कौन खड़े हैं, बीच में पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस की, दिल्ली पुलिस की अपनी दिक्कत है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है, सीधी होम मिनिस्ट्री के अंडर में। अब बॉस का फोन आया मोटे भाई का, अरे मोटा भाई बोले सुनो डीसीपी साहब, बोले बच्चे अंदर तक नहीं आना चाहिए। अब बच्चे अंदर तक नहीं आना चाहिए, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो कौन है, उनको फॉलो, उनके डिपार्टमेंट के हेड भी तो वही हैं। तो आप सोचो दिल्ली पुलिस के हेड वही हैं, बॉस का फोन आ गया है, अंदर बच्चे जाना चाहते हैं क्योंकि वो मांग रखना चाहते हैं अपनी, और संसद में अंदर जाने में बहुत सारी दिक्कतें ये, अब 2-4 बच्चे जाएं तो ठीक भी है, 2 लाख बच्चे हैं सड़कों पर, 2 लाख के 2 लाख यही तो हुआ। आपके आसपास जितने भी देश देखो आप, नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ,
प्रोटेस्ट की दिक्कत ये है कि वो होता तो सही मंशा से है, लोगों को लगता है बहुत अच्छी मांगे हैं, बहुत अच्छी मांगे हैं, लेकिन उसमें जो एंटी एक्टर जो एंटी स्टेट एक्टर जो होते हैं, यानी कि जो गलत धारणा से लोगों को वो होते हैं कि भाई इसमें क्या करें हम, इसमें हम उनकी मंशा दूसरे तरीके की होती है। कहीं दंगा फैला देंगे, कहीं अफ़वाही फैला देंगे। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे, जनरली मैं तो ज़्यादा रहता नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा था, कई लोग कई तरह के दावे, भ्रामक दावे कर रहे थे कि साहब वहाँ पर 10 लोग मर गए। कुछ लोग इस तरीके की भ्रम भ्रम फैला रहे थे कि उन्हें लाठी चार्ज कर दिया, कई लोगों में गोली मार दी। अब ये जो अब एंटी स्टेट एक्टर जो क्या करेंगे, वो इस तरीके की पैनिक अटैक करेंगे। पैनिक क्रिएट करेंगे और पैनिक से क्या होगी? भगदड़ होगी। भगदड़ में कुछ लोगों की क्या हो जाएगी? अनफॉर्चुनेट मौत भी हो सकती है। कई लोगों को चोटें भी आएँगी। तो उसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे प्रोटेस्ट की एक्चुअल में प्रोटेस्ट एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसकी शकल पूरी बदल जाती है और फिर वो क्या हो जाएँगे? वो दोषी हो जाएँगे। अब सोचो पुलिस की तरफ से आप सोचो अगर खुद पुलिस में हैं आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, आपकी स्थिति कितनी गंदी दयनीय हो जाती है। हम बच्चों पे लाठीचार्ज कर नहीं सकते। हम बॉस की अवहेलना कर नहीं सकते। दूसरी बात है कि अब उसमें एंटी स्टेट एक्टर भी क इन्वॉल्व हो गए इस पूरे प्रोटेस्ट में। वो लगा के कहीं पीछे से कहो चाकू चला दे रहे हैं, कोई लठ मार दे रहे हैं, कोई पत्थर चला दे रहे हैं। अभी वही स्थिति हो रही है। अभी मैं देख रहा था पत्थर चल रहे हैं वहाँ पर और नॉर्मल बच्चे थोड़ी चला रहे हैं वो। पर उनकी आड़ में सारे के सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब पुलिस की अपनी समस्याएँ हैं, फिर पुलिस क्या करती है? वाटर कैनन से हमला करती है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, सबको तितर-बितर किया जाता है। अब सबसे पहले तो उन्होंने धारा 163 लगाई। धारा 163 इसलिए लगाई कि लोग वहाँ तक पहुँच ना जाएँ। बात समझ में आ गई? तो नागरिकता के विषय से जुड़े हुए सबसे पहले जो कानून थे वो कितने से? 5 से 11 के बीच में, ठीक है? दूसरी चीज़ जो हम समझने वाले हैं कि 11 में ही संसद को ये अधिकार मिलता है कि वो नागरिकता से जुड़ी चीज़ों में संशोधन कर सकती है या उसमें क्या कर सकती है? संसद में कोई कानून ला सकती है। बात समझ में आई? दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो सरकार के खिलाफ कहेगा, दूसरी बार आप कह दोगे कि साहब एसआईआर में नाम नहीं है। जिन्हें सरकार के खिलाफ बोला, आपने पूरी की पूरी एक प्रक्रिया बना दी, एसआईआर करा दो इसको, इसके नाम काट दो। सरकार कर सकती है एक स्टेट के तौर पे। अगर सरकार निरंकुश हो जाए, तो ये कर सकती है। तो यहाँ पर क्या है, उनने इस चीज़ को जोड़ दिया कि ये क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरी चीज़ क्या कर दी, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुछ प्रतिबंध भी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। अब आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 में तो है कि आपकी अभिव्यक्ति की राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन है, ठीक है? लेकिन वहीं पर रिस्ट्रिक्शन क्या-क्या है आपकी आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 में, तो वो है कि यदि राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तिसंगत प्रतिबंध केवल निम्न धाराओं पर लगा सकता है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को हमला है। इस तरीके से अभी उस समय किसान आंदोलन हुआ, तो फिर वहां पर क्या है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं चलेगी। आपने कह दिया कि साहब नहीं, आप हमें दिखाओ इसमें क्या-क्या चीज़ है। मीडिया को वहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपकी रक्षा से जुड़े हुए चीज़ें हैं, आपकी अखंडता और क्या संप्रभुता से जुड़ी हुई चीज़ें अगर जहाँ पर प्रभावित हो रही हैं, कंप्रोमाइज़ हो रही हैं, राज्य की सुरक्षा, मानहानि, अपराध के लिए उकसावे के संबंध में, सार्वजनिक व्यवस्था की तोड़-फोड़ में आप कहो हमें यार हमारी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम तो गाड़ी तोड़ देंगे किसी की, ऐसे थोड़ा माना जाएगा। उसके लिए कुछ क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 19 में अगर आपको राइट टू फ्रीडम का आपको अधिकार देते हैं तो आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 में उसकी रिस्ट्रिक्शन भी दे रखी है, ठीक है? शालीनता या नैतिकता के आधार पर न्यायालय की अवमानना के संबंध में ये सारी की सारी चीजें अगर हैं तो वहां पर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं चलेगी। ध्यान रखना इस बात का। एक 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 बहुत अच्छा मामला हुआ था 2015 में, श्रेया सिंघल बनम भारत संघ के बीच में वो हुआ था, मामला हुआ था कि उन्होंने कहा कि साहब इनके क्या करो आप, इनका श्रेया सिंघल का क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि इनका वो इंटरनेट वगैरह बंद कर दो। आप सोचो, आप इंटरनेट किसी का बंद करना सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो उसकी फंडामेंटल राइट से जुड़ा है, ठीक है? आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 में इसका प्रावधान था। उन्होंने कहा कि ये क्या है, लोगों का फंडामेंटल राइट है उसी तरीके से, ठीक है? तो इसको क्या है, इसको ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आप किसी चीज को ऑनलाइन बंद नहीं कर सकते हो, ठीक है? रोका नहीं जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल संभावित दुरुपयोग के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाई जा सकती। प्रतिबंध स्पष्ट, संकीर्ण और वैधानिक प्रावधानों के
अनुरूप होना चाहिए, ध्यान रखना। तो फिर वहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया, कोर्ट ने माना। अगर कोई ऑनलाइन मान लो कोई चीज देख रहा है, गवर्नमेंट ने कह दिया इसको नहीं देख सकते आप, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो आप। उनने उसको फंडामेंटल राइट माना, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना किसी के साथ। अब आप इंटरनेट देखते हो, जनजीत प्रोटेस्ट हो रहा है, अब अगर ये चीजें राज्य पे हावी हो जाती हैं तो फिर आर्टिकल 19 सब सेक्शन 2 लग जाएगा वहां पर हाल क्या। बात समझ में आ गई? तो ये थी, मतदान का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है और हर नागरिक राष्ट्र की विविधता की पहचान है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। अगली चीज देख लेते हैं अब, धारा 69 ए आईटी अधिनियम 2000 पर प्रस्ताव आया है। क्या क्या प्रस्ताव है वो चीजें देख लो आप। सबसे पहले तो धारा जो 60 धारा 69 ए में है क्या, तो अभी तक जो भी हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन बनते थे वो किसके आधार पर बनते थे, वो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हिसाब से। कंटेंट ब्लॉगिंग अधिकार का फिलहाल केवल अधिकार किसको था, मान लो कोई कंटेंट ऐसा है जो देश में बहुत ज्यादा क्या वैमनस्यता फैला सकता है, बहुत ज्यादा भड़का सकता है लोगों में, ठीक है, भड़काऊ भाषण किसी ने दे दिए, गाली गलौज कर दी है, ठीक है, तो फिर वो कहां पे, अभी तक केवल आईटी मिनिस्ट्री ही उसके पास ये अथोराइजेशन था कि वो उस कंटेंट को क्या करा सकती थी, ब्लॉक करा सकती थी। सरकार ये कह रही है कि अब ये जो अधिकार है केवल अब आईटी मिनिस्ट्री तक नहीं रह जाएगा। अब जो वो प्रस्ताव देने वाले हैं वो कह रहे हैं कंटेंट ब्लॉकिंग का अधिकार इन मंत्रालयों को भी दिया जा सकता है। किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सूचना प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, अब सोचो आप, एक तरह से आप सोचो पहरेदारी लगा रहे हो आप, तो आप मीडिया की स्वतंत्रता पर क्या कर रहे हो, हमला कर रहे हो, देश की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हो। अगर दूसरे हिसाब से देखो तो सरकार क्या चाहती है, गले पर पूरा रख लिया है अपना, सेंसरशिप आपको देंगे, कंटेंट की फिल्ट्रेशन होगी, अगर सरकार के खिलाफ कोई भी चीज जाएगी तो हो सकता है वो बंद कर दें, ब्लॉक कर दें। साहब ये तो क्या है, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, ये राष्ट्र की रक्षा के लिए खतरा है। ठीक है, तो अगर इन चीजों को देखा जाए तो उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि कंटेंट ब्लॉकिंग का अधिकार जो है सरकार कह रही है वो केवल आईटी मिनिस्ट्री के पास ना होकर इन मिनिस्ट्रियों के पास भी क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इन्हें भी अधिकार होगा इस पर कानून बनाने का। अगर इन्हें लगता है कि रक्षा से जुड़ा हुआ कोई मामला ऐसा है इस पर ब्लॉकिंग के अधिकार है तो उस पर वो तत्काल प्रभाव से क्या कर देंगे, उस कंटेंट को ब्लॉक कर देंगे। बात समझ में आई? मतलब आप अपने खिलाफ में कोई चीज सुनना नहीं चाहते हो। ठीक है, अब देखो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, डीपीआई। तो डीपीआई में सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन भी कई जगह है, यूपीआई भी है, ठीक है, और नागरिक भागीदारी मंच भी है, 6 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण उपभोग करता है, ठीक है, और इसकी नीतियों में भाग लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप देखो इसमें क्या, इसमें है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 ए के तहत सरकार को किसी भी जानकारी को जनता के लिए उपलब्ध किसी कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच को रोकने या प्रतिबंध करने का अधिकार है यदि वह भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो फिर क्या कर दिया जाएगा, उस कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे ईरान और अभी इजराइल का हमला हो, अब कोई कहे कि साहब भारत के मुसलमान कहने लगे कि इजराइल को मार दो, इजराइल भी तो हमारा मित्र है, इजराइल के साथ भी तो हमारे संबंध हैं। तो वहां पर फिर क्या चलेगा, वहां पर भारत सरकार की पोजीशन क्या है, भारत के नागरिकों को वो देखना पड़ेगा। और भारत के नागरिकों को जब वो देखना पड़ेगा तो फिर हमें वही पोजीशन अपनानी पड़ेगी। अगर कोई थर्ड पर्सन सोचो केवल ईरान के पक्ष में झुक गया, एक आदमी के चक्कर में हमारे इजराइल के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो वहां पर भी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को यह अधिकार मिल जाता है कि साहब आपके इस कंटेंट में दिक्कत है, वो कहाँ सीधी रिपोर्ट करेगा, वो विदेश मंत्रालय संपर्क करेगा। वहां पर जो हमारे वो होंगे ना, जो हमारे राजदूत होंगे इस देश में, उसको तलब कर लिया जाएगा, तुम इधर आओ, तुम इंडिया से हो ना, हाँ इधर आओ तुम, यार ये देखो वहाँ यहाँ ये क्या चल रहा है। वो फिर क्या करेगा, यहाँ पर उन्हें सीधा समन कर लिया जाएगा, समन कर लिया जाएगा और समन के बाद फिर शिकायत, समन का मतलब शिकायत होती है, ये शिकायत है तुमसे, ये देख लो, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर कॉन्टेक्ट करेंगे, कॉन्टेक्ट करने के बाद उस कंटेंट पे क्या कर लिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए कोई दिक्कत है, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है, जैसे अभी मैं देख रहा था प्रोटेस्ट में बहुत पत्थर चल रहे थे,
अब क्या है, होम मिनिस्ट्री सीधा इन्वॉल्व हो जाएगी। वहाँ पर जैसे तुमने देखा होगा जैमर लग जाते हैं, कंटेंट ब्लॉक हो जाए, कंटेंट ही नहीं जाएगा, वो जिस तरीके का कंटेंट तुम डालना चाहते हो। अब जाएगा ही नहीं तो फिर कैसे काम करोगे? आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तो सीमित है। ठीक है? राष्ट्र से जुड़ी हुई अगर दिक्कत है, रक्षा तैयारियों से जुड़े हुए कुछ कंटेंट हैं जिनको दिखा रहे हैं आप, उसमें क्या कर लिया जाएगा? यहाँ पर आपको क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। मान लो कि आप दिखा रहे हैं कि साहब S-400 डिफेंस सिस्टम देखो ऐसा है, इसका ये वहाँ पर अगर उनको देखा जाता है कि भाई इसमें कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ हो रही है, वो क्या करेंगे, तत्काल प्रभाव से उस कंटेंट को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे कि जिससे दुश्मन को एज ना मिल पाए। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सूचना मीडिया सामग्री देखो आप, कुछ भी कोई नहीं बोल सकता, ये सबसे बड़ा क्रिटिकल चीज़ें हैं। इस पे करने का क्या मतलब था? इसका मतलब सीधा है कि गवर्नमेंट से खिलाफ में अगर कोई मीडिया चैनल अगर किसी भी तरह की चीज़ें, जैसे अब सोशल मीडिया का दौर है। पहले तो सेंसरशिप इस तरीके से मिलती थी, जो जो राइट में का नाम से जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो तो इस तरीके की चीज़ें फ़िल्टर करती थी। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी डाल दो। लेकिन अब उसी के लिए क्या किया उन्होंने कि सोशल मीडिया पर आईटी एक्ट के तहत इसको इसमें डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? जो प्रसारण मंत्रालय है, वो तत्काल प्रभाव से उस कंटेंट को डिलीट करेगा, वो कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें। अब देखिए, इसमें थोड़ा-सा देख लीजिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाते हुए एक सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है कि सुरक्षा को और मजबूत करें। ठीक है? नागरिकों को विश्वास बनाए रखें, कानून और नैतिक संतुलन को सुनिश्चित करें। इस चीज़ पे थोड़ा अपन को क्या करना है? बल देना है। अभी जो हमने कानून की क्या जो धारा 69 ए आईटी अधिनियम 2000 का वो देखा है, उसमें प्रस्ताव जो किया गया है, उसके बारे में समझा है। क्वेश्चन मैं बाद में देखूंगा इसके। तीसरी चीज जो हम आज समझने वाले हैं, ईपीएफओ 3.0 के बारे में समझेंगे। क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी भूमिका क्या है, और ये किस तरीके से जो हमारा रोजगार सेक्टर है, किस तरीके से हमारा जो लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो किस तरीके से इस पूरी की पूरी चीज से प्रभावित होंगे, वो हम आपके सामने ये चीज़ें लाए हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ कि जो ईपीएफओ की 3.0 स्कीम है, 3.0 स्कीम जो है, क्या कर रही है? इसको देखें आप। इसमें क्या था कि सबसे पहले कोई जैसे व्यक्ति है कि मिनिमम बेस पे है, मान लो कोई व्यक्ति मिनिमम बेस उसको मिलता है 18,000 20,000 रुपए से महीने पे, ठीक है? तो उसको एक चीज़ और मिलती है साथ में, आप लोगों को पता हो, ईपीएफ का एक खाता, एक पेंशन खाता होता है। इसमें ये पैसा क्या होता है, सरकार है और जो कंपनी है, दोनों पैसे को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें साढ़े 12% उसको मिलता है। साढ़े 12% मतलब इस तरीके से कि साढ़े 12% वो कंपनी देती है उसकी सैलरी का। मान लो सैलरी अगर 1,00,000 रुपए, 1,00,000 पे तो नहीं मिलता है अभी, मैं बता रहा हूँ, जैसे 10,000 रुपए सैलरी है। साढ़े 1200 रुपए कौन देगा? वो देगी आपकी सरकार देगी, और साढ़े 1200 रुपए कौन देगा? वो कंपनी देगी, कटवाएगी उसमें, ठीक है? यानी जब वो अपना किसी से टेंडर लेगा या किसी को अपनी वो बेचेगा, सर्विस बेचेगा, सर्विस सेक्टर ही तो है, तो सर्विस में वो इंक्लूड करके देता है कि पीएफ जैसे होता है ना, उन्होंने कहा कि कंप्लायंस में डील करेंगे हम। तो कंप्लायंस का मतलब यही है, ग्रेच्युटी मिलेगी उसे, उसे पीएफ का पैसा मिलेगा, उसे ईएसआई मिलेगा, एक कवर दिया जाएगा, हेल्थ कवर जिसको बोलते हैं। ठीक है? वो सारी चीज़ें नागरिक की सुरक्षा को लेकर ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक राष्ट्र के प्रति, एक ज़िम्मेवार राष्ट्र के प्रति ये चीज़ें, ठीक है? तो हो क्या रहा है कि पीएफ अभी तक उन्हीं लोगों को मिलते थे, जैसे जो पीएफ में जैसे कोई मिनिमम बेस पे है, अनस्किल्ड लोग हैं, ठीक है? पर वो ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा है कि वो अगर मान लो कि आपका स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, है ना? ये सब लोगों को क्या मिलता था? पेंशन के रूप में ईपीएफ का पैसा मिलता था। कैसे? जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में, ऑर्गेनाइज़ सेक्टर मतलब जिनको लिखित में है कि भाई ये काम करते हैं, ठीक है? तो उनको मिलता है। तो ये कौन से लोग हैं? ये 10% ही हैं। ये कितने लोग हैं? ये पूरे भारत में 10% लोग हैं। 90% लोग भारत में अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। मान लो किसी नाई की दुकान पे कोई काम कर रहा है, कोई किसी लोहार की दुकान पे काम कर रहा है, कोई किसी
फल को बेच रहा है। अब फल को बेचने वाले को क्या है, वहां पर किसी ने लड़का लगा लिया, पता चला वो 10,000 में काम कर रहा है, उसकी वो टोटल वैल्यू है, 10,000 रुपये उसको हाथ से मिल जाते हैं गल्ले से। किसी यहाँ फार्चून की दुकान पे कोई लगा हुआ है, तो क्या हो रहा है कि साहब उसको 10,000 रुपये मिल जाएंगे और उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसके आप सोचो, जिस दिन वो चाहे उस दिन भगा दे, उसकी सुरक्षा का गारंटी क्या है? ना तो कोई कागजों में उसकी कोई लिखा पड़ी है, ना किसी तरह का कोई उसका रिकॉर्ड है। अब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट कैसे लेगी? तो गवर्नमेंट ने अब क्या काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है कि इसमें जैसे भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था खंडित है। खंडित का मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है? 90% लोग जो हैं वो क्या है, कार्यबल असंगठित क्षेत्र में काम करता है भारत का, ठीक है? अब दो चीजें हैं उसमें। एक तो है कि हमने एक पैमाना बना रखा है कि इतने से इतने लोगों को अभी तक क्या होती थी, पीएफ का पैसा मिलेगा। अगर मान लो कि 30,000, 40,000, 50,000 से ज्यादा की किसी की वेतन है महीने पे, तो वो पीएफ के दायरे से फिर बाहर है, उसको नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट ये मान के चलती थी कि ये तो सक्षम है, ठीक है? तो उसकी कोई सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं थी। दूसरी चीज है गिग वर्कर। गिग वर्कर जिनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, 90% लोग लगभग इसमें काम करते हैं। गिग वर्कर का मतलब जैसे आपने जोमेटो सुना, जेप्टो सुना, स्विगी सुनी, ओला, उबर, ये लोग क्या हैं? ये लोग ऐसे लोग हैं कि मान लो ये इस तरीके के हैं कि सुबह 8 बजे भी काम कर सकते हैं, शाम को 8 बजे भी काम कर सकते हैं, किसी दिन 2 घंटे काम कर सकते हैं, किसी दिन पूरे 10 घंटे काम करेंगे। तो इनका कोई ऐसा क्राइटेरिया या पैमाना नहीं है कि जिससे इनको क्या कर सकें हम, इन्हें हम कनेक्ट कर पाएँ। इनकी एक ट्रेल बना पाएँ कि यार इनके पैटर्न क्या है काम करने का, ठीक है? तो गिग वर्कर अभी तक इस चीज़ में नहीं थे। फिर अभी प्रोटेस्ट हुए पूरी दिल्ली में, देश में गिग वर्करों के खिलाफ। जैसे होता है ना 5 मिनट में डिलीवरी देना है, 2 मिनट में डिलीवरी देना है। अब 5 मिनट में सोचो आप पिज़्ज़ा की डिलीवरी दे रहा है कोई स्विगी से। अब 5 मिनट तो बनने में लग जाते हैं, लेकिन उसको ये लगता था कि यार हमें क्या करना है, जल्दी जाना है, नहीं तो पिज़्ज़ा खराब हुआ तो पैसे उसकी जेब से कट जाएँगे। है ना? तो अब क्या हो रहा था कि इनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कौन थी? मान लो कई जगह एक्सीडेंट खा रहे हैं लोग। अब एक्सीडेंट खा रहे हैं तो इनकी फिर सुरक्षा क्या है? इनका परिवार पूरा बिखर गया, सामाजिक ताना-बाना, एक ढाँचा पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता। तो गिग वर्कर को भी अब इसमें क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया। तीसरी चीज़ क्या है? कि जो ईपीएफओ 3.A है, ये पूरी तरह से डिजिटलाइज़्ड है। डिजिटलाइज़्ड मतलब क्या है? अभी इसके बारे में एक स्कीम भी है, मैं आगे आपको बताऊँगा उस स्कीम के बारे में। विश्वास नाम की स्कीम है, जो अभी लॉन्च की गई तत्काल में। इसीलिए मैंने फिर इसके पूरे का पूरा लेने की कोशिश करी कि अभी जो ईपीएफओ 3.0 जो लागू हुआ, उसकी क्या-क्या भूमिका है, किस तरीके से समाज पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश। अब इसका समाधान क्या है कि ईपीएफओ एक नई अंशदायी पेंशन योजना पर काम कर रहा है, जो लचीला और सार्वभौमिक सेवानिवृत्ति ढांचा देगी। औपचारिक, अनौपचारिक और गिग वर्कर तीनों के लिए इसमें प्रावधान है। ये सबसे बड़ी बात है। इस बार क्या है कि अनौपचारिक लोग भी इसमें हैं, जिनका पता ही नहीं कि किस तरीके से हैं, उनको भी इसमें रख लिया गया है। गिग वर्कर जो कुछ घंटों के लिए आएंगे, कुछ मिनटों के लिए आएंगे, कुछ दिनों के लिए आएंगे, उनको भी इसमें रख लिया गया है। उनकी भी सामाजिक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी बनाई गई है। जो प्लेयर हैं, जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास इनका डाटा होगा। उस डाटा को एनालाइज़ किया गया होगा। उस डाटा को एनालाइज़ करने के बाद हमें ये पता लगा होगा, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी बहुत ज़रूरी। एक चीज़ अपन को लगती है कि फ़ायदे के लिए है, बस नहीं। कई चीज़ें इसलिए भी करी जाती हैं, गवर्नमेंट का काम है ये, उनकी ड्यूटी है, कि अगर समाज में सामाजिक सुरक्षा नहीं है, फिर वो समाज क्या होगा, में वो मतलब अब क्या कहें उसके लिए कि हम, एक शब्द ऐसा है कि निराशाजनक चीज़ें हैं, निराशा भर जाएगी उस समाज में, ठीक है? अब देखो इसको कैसे है, इसको एक तो हमने बहुत सुगम बना दिया है, सार्वभौमिक कवरेज हमने सबको दे दिया है, सभी कर्मचारियों को, इसमें बड़े लोग भी हैं इस बार। तो हमने कहा था कि एक निर्धारण किया गया है कि उससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा पीएफ का कवर वगैरह, ईएसआई वगैरह, वो अब ऐसा नहीं है। हमने क्या किया, सार्वभौमिक कवरेज देने की घोषणा करी। समावेशी कैसे, संगठित, असंगठित और गिग वर्कर सबके लिए है। एक सतत विकास समावेशी विकास के लिए जरूरी है। अंशदायी कैसा है, तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान रहेगा इसमें, ठीक है? अंशदायी इस तरीके से है, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान रहेगा। लचीला और पोर्टल कभी भी कहीं भी कहीं आसानी से इसको क्या कर सकते हैं हम, और सुरक्षित भविष्य की ओर नियमित आय और वित्तीय सुरक्षा की एक गारंटी देता है, ठीक है? वित्तीय सुरक्षा की गारंटी बहुत जरूरी है। मान लो कल के दिन कुछ हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक विद्यार्थी है मेरा, उसके साथ क्या हुआ कि वो जो ऐसी
जॉब करके आता है और पढ़ाई करता है हमारी क्लास। अब उसके साथ है क्या कि मान लो उसकी पैसा जमा था, 10-12 साल से वो काम कर रहा था और ग्रेजुएशन जैसी हुई तो उसके बाद से ही वो काम भी कर रहा था और साथ में क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। सिलेक्शन के लिए अभी आया, शादी-वादी हो गई तो उसके बाद उसका पैसा पड़ा हुआ था। उसने पैसे को निकाला, पैसे को निकाल कर उसने क्या किया, कहीं इन्वेस्ट। वो एक सुरक्षा ही तो थी, एक फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी तो थी। इसमें आप कह सकते हैं वित्तीय सुरक्षा लेके घूम रहा था वो। 7-8 लाख रुपए लेके घूम रहा था। जब ज़रूरत पड़ी उसने निकाल लिया। पहले इसमें नियम क्या था? पहले ये नियम था कि इसमें से जितने भी पोर्टल में आप पैसे डालोगे, उन्हें अगर उतने पैसे देने हैं तो उतने ही देंगे, आपका पूरा का पूरा नहीं देंगे। विश्वास स्कीम के बाद उन्होंने क्या कर दिया, अब देखो अगले चीज़, ठीक है? दूसरी चीज़ एक और समझने की बात ये है कि ये जो ईपीएफओ जो भविष्य निधि है, दुनिया की सबसे बड़ी भविष्य निधि। दुनिया की कौन-सी है? सबसे बड़ी भविष्य निधि है। इसमें 8 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर कैंपेन है, ठीक है? जिसमें आप समझो कि गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है और कंपनियाँ अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं और एक सुरक्षा लोगों के लिए बनी रहती है। 8 करोड़ से ज़्यादा लोग इस, ठीक है? ईपीएफओ की विश्वास 2026 में ये योजना आई, अभी आई है, लॉन्च हुई है तत्काल में। इसमें क्या है, इसमें और अपन समझ लेते हैं। ईपीएफओ के बारे में हमने मोटा-मोटी आपको बता दिया है। इसमें ये है कि अब जो का नाम से पहले क्या था कि कई कंपनियों पे पेनल्टी लग रही थी। कइयों ने क्या नहीं किया, सालों से लोगों का पैसा मार रखा था। कंपनियाँ क्या करती थी कि लीगली किसी को भर्ती कर लेती थी, उनके इसका पैसा खा लेती थी। सरकार ने इसकी क्या करी, इसकी ऑडिटिंग करी। ऑडिटिंग के बाद पता चला कि बहुत सी कंपनियाँ ऐसी थी, जो पैसा तो ले रही थी सामने से, पर एम्प्लॉयी को नहीं पहुँच रहा था। उनके वर्कर्स को ये पैसा नहीं पहुँच रहा था। उसके ऊपर उनके ऊपर क्या चल रहा था, केस चल रहे थे। कई सालों से ये केस है, बड़ी जटिल प्रक्रिया थी। कोर्ट के चक्कर, कचहरी के चक्कर काटते-काटते तलबे घिस गए और लोगों को उनके पीएफ का पैसा नहीं मिला। कंपनियों को उनका सेटलमेंट नहीं मिल रहा था, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, विश्वास स्कीम को लॉन्च किया। इसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने क्या की, कंपनी के हित में भी करी, बहुत सी चीज़ें आदमी के हित में भी करी, वर्कर्स के हित। इसमें क्या किया उन्होंने कि कोई भी क्षति, डैमेज, जुर्माने, पेनल्टी से जुड़े विवादों को एकमुश्त सौहार्दपूर्ण निपटान के, जैसे कि कोई लाइट का विषय होता है और लाइट मान लो किसी ने 7-8 साल से जमा ही नहीं की लाइट का बिल, तो फिर क्या होता है, एक मुश्त योजना चलती है हर जगह। उजाला योजना में एक मुश्त उजाला योजना कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे ऊपर 50 लाख की वो बैठ रही है, 40 लाख की पेनाल्टी बैठ रही है, तुम्हारी पेनाल्टी हम माफ कर रहे हैं। तुम्हारा जो मूल है उसको भी माफ कर रहे हैं, उसको आधा ही दे दो आप। सरकार को क्या हुआ कि वो पैसा जो था एनपीए हो गया था, खत्म हो गया था, उसमें आधा मिल जाए वही सरकार के लिए। दूसरी बात, उस पे बोझ ना पड़े। वो मान लो कि अगर 60-70 हज़ार रुपए बैठ रहा है, 10 लाख रुपए बैठ रहा है, 10 लाख में 5 लाख उसका मूलधन है। मूलधन में 2.5 लाख रुपए क्या है, उसको देना है। वो ये कहेगा कि भाई हम सेटल कर लेते हैं। तो बीच-बीच में अपना पैसा निकालने के लिए सरकारें इस तरीके के काम करती हैं। तो ईपीएफओ में भी यही काम किया गया कि हमने विश्वास योजना के तहत ये कहा कि जो डैमेज था, जो जुर्माने लगे थे कंपनियों में, उसको हम एकमुश्त सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। आप इसमें कर दीजिए और आपको जितना होगा उसकी पे कीमत लगा के उन्होंने सेटलमेंट किया। ठीक है? प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से होगी। नियोक्ताओं के लिए और विवाद सुलझाने का आसान तरीका है। अब देखो आप, जो नियुक्ति दे रहा है, वो क्या कर रहा है कि एकमुश्त सेटलमेंट हो जाएगा। तो उसको क्या है, डिजिटल ही सारा प्रोसेस है कि सर हमारा अभी 2014-15 में या 17-18 में हमारे 10 करोड़ रुपए हमारे ऊपर बैठ रहे थे, दे पाए, अब इसका बताओ क्या है? तो वो कहेंगे एक काम करो, 10 करोड़ का 30% या 50% जमा कर दो, 5 करोड़ हो गए। 5 करोड़ आप दे दो, आपका पूरे उनको, अब 5 करोड़ किसको दे दो वो? 5 करोड़ उन लोगों को दे दो जिन लोगों ने सेटलमेंट कर लेते हैं। क्योंकि ठीक है सर, ठीक है? तो उसको क्या हुआ, अब उस व्यक्ति को क्या हुआ, लाभ मिल गया। इधर क्या हुआ, इनका सेटलमेंट हो गया। कंपनी को इनकी इसकी बहुत वो मिलती है, अगर ये इस तरीके से काम हो रहे हैं ना और ऑडिट में अगर आप पकड़ गए, फिर वो चोरी मानी, ठीक है? उसमें बहुत हेवी पेनल्टी लगाई जाती है। उसी के लिए काम किया। दूसरी चीज़ क्या की, डिजिटलाइज़ेशन कर दिया सबका। अब क्या हो रहा है, अब मान लो कि किसी को पीएफ की ज़रूरत है। पहले पीएफ की बड़ी जटिल प्रक्रिया थी। पूरा का पूरा का नाम से 6-7 दिन में वो प्रक्रिया पूरी होती थी। मतलब आज अगर तुमने पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर दी, तो आपका सेटलमेंट 7 दिन बाद होगा। 7 दिन बाद भी कितना होगा वो ही बताएँगे कि कितना होगा। मान लो आपके पीएफ में पैसा पड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको कि 1 लाख रुपए पड़ा। आपने उस फॉर्म को भर दिया कि मुझे विथड्रॉल करना है।
वो क्या होती थी, नेफ्ट और आरटीजीएस के थ्रू होती था वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन, अगर वो जो सेटलमेंट हो रहा है, और उसमें पूरा कभी नहीं होता था। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें नियम था कि इतने-इतने परसेंट आपको दे दिया जाएगा, और वो अपने आप कैलकुलेट करके सिस्टम आपको देता था, आपको कोई जानकारी नहीं थी उसकी, वो कितना मिलेगा, ठीक है? लेकिन अब ये चीज़ें बदली हैं। अब क्या हो गया, इसको डिजिटलाइजेशन कर दिया तो क्या हो गया, आप घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हो। पहले एक चीज और होती थी कि अगर किसी भी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा, तो उसको उस कंपनी की परमिशन की भी आवश्यकता पड़ेगी कि हाँ साहब, ये हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, इनका इतना पैसा है। उस अब सोचो आप, एक तो आप काम कर रहे हो, ऊपर से जब आपके पैसे की, खुद के पैसे की आपको जरूरत है, तब भी वो बताएंगे। तो चौधरी साहब ने अगर नहीं बताया तो उसमें क्या होती थी, बहुत ज्यादा लेट लबाट होता था चीजों। किसी को पैसा चाहिए दिसंबर में, कोई बीमारी, ये क्यों है? ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसीलिए तो है, इसीलिए है कि हमें जब जरूरत है हम उसको निकाल के अपने उसमें लगा देंगे पैसे को। तो इसीलिए तो ये सुरक्षा दी जाती है। अब ये सुरक्षा दी जा रही है, तो अब क्या हो रहा है, अब सेटलमेंट में आपको नियोक्ता की वो नहीं मिलेगी, परमिशन की जरूरत नहीं। आप सीधा क्लेम करिए, सीधा सेटलमेंट गवर्नमेंट के, मतलब सीधा आप गवर्नमेंट से जुड़ गए, ठीक है? तीसरी चीज, आपकी मॉनिटरिंग वो होगी, बारी बारी करके होगी, हर महीने होगी कि आपको पैसा पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो फिर हैवी पेनल्टी किस पे लगाई जाएगी, उस कंपनी पे लगाई जाएगी जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। नियोक्ताओं को क्या उसमें फायदा मिल रहा है, उनको जो पुराने पेंडिंग सेटलमेंट हैं वो एक मुश्त एक जगह हो जाएंगे, सिंगल विंडो से, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने जो अब लाभ देखो, आप वित्तीय बोझ में कमी आएगी, कानूनी कार्रवाई से राहत मिलेगी, बहुत कानूनी कार्रवाई होती है। एक बार आपका पीएफ का पैसा फंस गया, वो कहेंगे फलाना कागज ले आओ, ये भी ले आओ, फिर उसकी पासबुक की फोटो कॉपी दो, एक चेक दो, इतने भयंकर फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपके तलवे घिस जाते हैं, पर यहाँ पैसा नहीं मिलता है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि ये सब चीजें नहीं चलेंगी, ये सेटलमेंट हमें सिंगल विंडो सिंगल क्लिक पे चाहिए। कितना उसका बैठ रहा है, अब मान लो आपको 1 लाख रुपए दिख रहा है कि आपका विड्रॉल 1 लाख हो सकता है, सरकार ने निर्धारण कर दिया कि 10-20% वो बचा के रखेंगे आपकी सुरक्षा को लेकर। तो 20% के बाद 80% पूरा का पूरा आपको निकल आएगा, वो दिखेगा आपको कि आप कितना भर सकते हैं। अब पहले क्या होता था, मान लो 80,000 नहीं है, 1 लाख में 80,000 निकल रहा है, आपने 50 ही भर दिया, रिजेक्ट कर देंगे, वो आपको देंगे नहीं, साहब आपने ज्यादा भर दिया था। दूसरी बात, वो बताते भी नहीं थे कि कितना आपका बैठ रहा है, कितना निकल सकता है इसमें से, ठीक है? तो वो दोनों तरफ से आपके ऊपर ही सारी चीजें डाल दिया करते थे, ठीक है? तो आप ये देखो, ये वे सभी नियोक्ता जिनके खिलाफ क्षति और जुर्माने के मामले लंबित हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ पोर्टल पर क्या करें, लॉगिन करें, विश्वास 2026 सेक्शन पर जाएं और आवेदन भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, सबमिट करें, आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी स्थिति अभी क्या है, आपकी सेटलमेंट की स्थिति क्या है, ठीक है? इसीलिए क्या किया, एक मुफ्त निपटान, डिजिटल और पेपरलेस प्रक्रिया, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्ष प्रणाली, और समयबद्ध निपटान। एक ड्यूरेशन दे दिया जाएगा कि इतने दिनों में आपको सेटलमेंट करना है। बात समझ में आ गई? ये है आज की पूरी ईपीएफओ से जुड़ी हुई चीजें जो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है? अगली अगली उस पर चलते हैं, खबर पे। अगली जो है और आखिरी यही है। इसमें क्या है कि दो युद्ध अभ्यास हैं। एक तो पिच ब्लैक है, जो हमारी एयरफोर्स जिसमें एनरोल होती है, और ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। दूसरा हमारी नौसेना नौसेना कंडक्ट करती है, रेडीनेस, ठीक है? रेडीनेस जो है वो आयोजन कौन करता है, भारतीय वायुसेना, और ये इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाने के लिए हम कंडक्ट करते हैं। दूसरी चीज ये है, इसमें 20 से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती हैं। 20 से ज्यादा कंट्री क्या करती हैं, भाग लेती हैं। कौन सी में, तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ये स्थान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के डार्बन और टिंडाल नॉर्दर्न टेरिटरी जो ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें है कि हवाई युद्ध क्षमता, जटिल परिदृश्य और इंटर ऑपरेबिलिटी किस तरीके से हो। मान लो कि कहीं दिक्कत आ रही है, इंटर ऑपरेबिलिटी कैसे हो, कैसे हम ऑपरेट करें उन सब चीजों को, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से हम क्या करें, फुलफिल करें, उसके लिए ये पिच ब्लैक हर साल आयोजित होता है। ये कब से हो रहा है, 1981 से ये करा रहा है, ठीक है? 20 से ज्यादा देश होते हैं, भारत इसमें आमंत्रित होता है हर बार, ठीक है? भारत क्या होता है, आमंत्रित प्रतिभागी है। और ये इंडो पैसिफिक में ये भी हवाई जहाज या फिर एयरफोर्स के द्वारा संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए ये एक्सरसाइज क्या करी जाती है, कंडक्ट कराई जाती है। दूसरी है नौसेना के द्वारा इंडो पैसिफिक में क्या कराई जाए,
संतुलन को किस तरीके से वो करें, काउंटर करें हिंद प्रशांत क्षेत्र में, उसके मित्र देशों की नौसेनाओं और बहुराष्ट्रीय बल आपस में वो करते हैं। अब इसमें क्या है, समुद्री डकैती, है ना, समुद्री कम्युनिकेशन, समुद्री सुरक्षा, है ना, समुद्री डकैती रोधी अभियान, HADR, समुद्री डोमेन जागरूकता, अंतरराष्ट्रीय संचालन क्षमता, इन सबको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 चलाया हमने इस बार। और ये कब से चला रहे हैं हम, ये चला रहे हैं हम 2021 से, ये संस्करण हमारा चल रहा है। एक एक्सरसाइज और होती है, उसके बारे में भी थोड़ा हम समझ लेते हैं, एक्सरसाइज मालाबार। एक्सरसाइज मालाबार जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में 1992 से चली आ रही है, और ये पनडुब्बी रोधी युद्ध है, वायु रक्षा समुद्री तीनों का होता है। नियमित प्रतिभाग मुख्यतः साझेदार होते हैं, और भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी को सामुद्रिक संतुलन को मजबूत करता है। इस पूरी की पूरी ऑपरेशन मालाबार कौन कौन यूज होता है, इसमें कौन कौन वो लेता है पार्टिसिपेट, तो यूएसए और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट लेती हैं। और इससे क्या होता है, 1952 से पनडुब्बी रोधी युद्ध होता है, इसमें पनडुब्बी नहीं होती। ठीक है, तीसरी चीज है रिम्पैक, एक होता है दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसेना वो होता अभ्यास होता है, जो अमेरिका करवाता है। शांत बेड़ा 1971 में, समुद्री युद्ध, उभयचर सहयुद्ध, मानवीय सहायता, आपदा राहत, नियमित प्रतिभागी, वैश्विक समुद्री सहयोग, सामरिक स्थिरता और मुक्त और इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना। ठीक है, अब देखो इस चीज में, अब ये रिम्पैक क्यों है, ये इंडो पैसिफिक में मुक्त संचलन के लिए पूरा का पूरा युद्धाभ्यास के कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमने आपको 4 चीजें बताई हैं आज। एक तो पिच ब्लैक बताया, जो क्या है हमारा एयरफोर्स का है। दूसरा क्या है, नेवी का है, नौसेना हमारी इसमें इन्वॉल्व होती है, ये हम खुद ही कंडक्ट करते हैं, सदर्न रेडीनेस। तीसरा हमने देखा मालाबार, ऑपरेशन एक्सरसाइज मालाबार। और चौथा क्या दिया हमने, वो दिया रिम्पैक। ठीक है, ये भारत और दुनिया में सबसे बड़ा है ये युद्ध अभ्यास, बहुपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास है। और भारत की बढ़ती भूमिका, सहयोगी सुरक्षा ढांचा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता, नियम आधारित व्यवस्था को समर्थन, सुरक्षा कूटनीति और मजबूत करना, और रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करना, आत्मनिर्भर भारत सशक्त सैन्य क्षमता को प्रदर्शन करना, इन सारे के सारे युद्ध अभ्यासों का क्या है, मकसद है। बात समझ में आ गई, तो ये सारी चीजें हमने आज जो कवर करी, ये हमारी सुरक्षा से लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारी बाह्य सुरक्षा के लिए, और हमारी दुनिया में मजबूती के लिए बहुत जरूरी होती है। और वक्त वक्त पे भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना, तीनों सेनाएं वक्त वक्त पे कई तरह की एक्सरसाइज कंडक्ट करती रहती हैं, कई जगह भागीदारी करती रहती हैं। और जैसे जैसे भागीदारी जहां जहां बढ़ेगी, मैं आपको समय समय पर उस तरीके से आपको अवगत कराता रहूंगा। बात समझ में आ गई। अब इसके प्रश्न और देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्न में क्या है, सबसे पहले तो आप एमसीक्यूज देख लो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रस्ताव सर्वप्रथम भारत जुलाई 2025 में रखा था। भारत WAICO का संस्थापक सदस्य है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसमें क्या है कि WAICO का प्रस्ताव चीन ने जुलाई 2025 में रखा, और भारत इसका संस्थापक सदस्य। ध्यान रखना, ठीक है, ना तो एक और ना ही दो। परिवर्तन योजना मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, परिवर्तन योजना में, योजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है। इसका क्रियान्वयन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक सीमित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों, या कोई नहीं। उसमें से केवल दो सही है। इसका क्रियान्वयन कौन करता है, इसका क्रियान्वयन जो है, कथन एक और दो सही हैं, कथन तीन गलत है। ठीक है, तो इसमें देखो आप कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि यह राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीटी चारों को कवर करती है। ठीक है, तो एक चीज और देख लेते हैं कि भारत यूके जो सेटा था, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए।
यह समझौता 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ। यह केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित है, सेवाओं को शामिल नहीं करता है। मैंने आपको सीटा जब पढ़ाया था इंडिया और यूके के रिलेशन में, उस समय क्या कहा था कि कथन एक ही सही है, कथन दो गलत है, क्योंकि सेटा सेवा क्षेत्र और पेशेवर गतिशीलता को भी शामिल करता है। ये कथन दो जो है वो गलत है, ठीक है। अब आप सुनो, एक चीज जो हम तैयारी में आपसे पूछना चाह रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन। मेंस के क्वेश्चन जब मैं रोज आपको बताता हूं, आपको रोज उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार कहता हूं, भारत में अनौपचारिक और गिग वर्करों की सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं का विश्लेषण करें। मैंने गिग वर्कर के बारे में अभी हाल बताया आपको, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा, भारत में अनौपचारिक और गिग वर्कर वर्कफोर्स की सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं का विश्लेषण करें। ईपीएफओ 3.0 सुधारों के तहत प्रस्तावित नई अंशदायी पेंशन योजना इस अंतर को किस प्रकार पाट सकती है। इस क्रियान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियों पर भी चर्चा करें, ठीक है। मैंने जो पहला ईपीएफओ के बारे में पढ़ाया, विश्वास स्कीम के बारे में पढ़ाया, इसमें पूरी की पूरी फ्रेमिंग आ जाएगी। आपको उसको करके वो बता देने हैं उसके हानि क्या है, इसके लाभ क्या है, और निष्कर्ष निकाल के दे देना है 250 शब्दों में। राज्य व्यवस्था से संबंधित देखो, मतदाता सूची में संशोधन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, ना कि नागरिकता के निर्धारण का साधन है। हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में इस कथन का परीक्षण करें, साथ ही विशेष गहन परीक्षण करें। प्रक्रिया में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु सुझाव दें। नागरिकों की सुरक्षा हेतु अगर अधिकारों की हमें वो देनी है, समीक्षा करनी है, तो उसमें सबसे पहले तो 5 से 11 तक पूरी नागरिकता के बारे में कुछ कुछ थोड़े थोड़े चीजें हमें वो लेके चलनी है। प्लस उसमें क्या करेंगे हम, उसमें आर्टिकल 19 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 के बारे में भी बता देंगे। इसके बाद देखो आप आखिरी क्वेश्चन जो है, अर्थव्यवस्था द्विपक्षीय व्यापार, भारत यूके आर्थिक और व्यापार समझौता भारत की व्यापारिक नीति और आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इसके क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियां और अवसरों पर मूल्यांकन करिए। जिस समय मैंने भारत और यूके के रिश्ते पढ़ाए थे आपको आपको मैंने बताया था, किसी भी देश के बारे में इस तरीके से पूछ सकते, क्योंकि भारत जो है एफटीए बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, हर आदमी के साथ क्या कर रहा है, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये भारत की इकोनॉमी की जरूरत बन गई है। तो इसके बारे में अभी कई चीजें इस तरीके से पूछी जा सकती हैं, जिसका जवाब आपको देना है, और रोज के रोज आपको 250 शब्दों में क्या करना है, क्वेश्चन का फ्रेम करना है। राइटिंग जैसी भी चलेगी, फ्रेमिंग जरूर करना है कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च भी करनी है, और फिर आपको लिख के हमारे जो ऐप है, ऐप पर आपको अपलोड कर देना है या मुझे भेज देना है। मेरे नंबर आपको फ़िल्टर एंकर्स के उस पे प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएँगे, और वो सब चीज़ें हम तक पहुँच जाएँगी। उसके बाद मैं आपको उसकी बेहतर तरीके से फ्रेमिंग बता पाऊँगा, या उसमें क्या कमियाँ हैं, क्या सही है, वो सब मैं आप तक पहुँचा पाऊँगा। बात समझ में आ गई? तो फिर मिलते हैं कल, कल इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। धन्यवाद।